गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम क्रैकर्स के ऊपर। आज हम पॉलिटी के तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक फर्स्ट है इंटरनेट एज बेसिक राइट, टॉपिक सेकंड इज राइट टू प्रॉपर्टी एंड टॉपिक थर्ड इज सेडिशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरनेट एज बेसिक राइट। ये इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी रिसेंटली, एक जो कुछ पिटिशंस जो कि चैलेंज कर रही थी रिस्ट्रिक्शंस जो कि इम्पोज की गई थी इंटरनेट सर्विस के ऊपर और मूवमेंट ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज जो है वो डील किया जाता है आईटी एक्ट 2000 के साथ और सीआरपीसी 1973 के साथ एंड देन टेलीग्राफ एक्ट 1885। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इंटरनेट के जरिए वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इंटरनेट के ऊपर उसको फॉलो करना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब अंडर आर्टिकल 19 क्लास 2। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि जो भी कल्प्रिट है उसको, या ऑफेंडर है उसको उतना ही उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितना उसने ऑफेंस कमिट किया है। इससे सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि स्टेट को उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए जितना कि वो गोल अचीव करना चाहती है, उससे ज्यादा वो इंटरफेयर ना करे तो वो बेटर है। तो साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है थ्रू इंटरनेट वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सस्पेंशन जो है इंटरनेट का वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए हम नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट परमिसिबल। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो ऑब्जर्वेशन दी हैं ऑन सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। तो जब सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज की जाती है, ये तभी इम्पोज की जाती है जब एप्रीहेंडेड डेंजर हो कोई। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि ये जो एक्सपेक्टेड डेंजर है वो इतना मतलब वो एक इमरजेंसी टाइप का होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कोई छोटा मोटा डेंजर हो तो वो लगा दी 144, सेक्शन 144। तो जो पावर्स हैं अंडर सेक्शन 144 वो रीजनेबल ग्राउंड्स पे ही लगानी चाहिए, उसको रीजनेबल और बोनाफाइड मैनर में ही लगाना चाहिए। एंड ऑर्डर जो है स्टेट का उसमें कुछ मटेरियल फैक्ट होना चाहिए ताकि उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सके, ताकि क्या वो सही में लगा है या गलत लगा है तो कोर्ट उसको डिसाइड कर सके। जो पावर्स हैं सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंडर वो आती हैं, ये बेसिकली डीएम एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर्स इशू करने की पावर देता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके और एड्रेस कर सके अर्जेंट केसेस ऑफ एक्सपेक्टेड डेंजर एंड न्यूसेंस। और ये कॉलोनियल ईरा लॉ है। इसमें रहती है रिस्ट्रिक्शन हो जाती है मूवमेंट के ऊपर, आर्म्स कैरी करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और असेंबली अनलॉफुल असेंबली फॉर्म करने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जनरली बिलीव किया जाता है तीन या तीन से ज्यादा लोगों की असेंबली को प्रोहिबिट करने के लिए सेक्शन 144 लगाया जाता है, लेकिन इसको इवन सिंगल इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ड्यूरेशन जो रहता है इसका वो जनरली 2 मंथ्स है और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको नेसेसरी कंसीडर करती है कि इसको एक्सटेंड करना है। फिर भी इसका टोटल पीरियड जो है वो 6 महीने से ऊपर नहीं हो सकता है। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017। तो ये रूल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जो है उसने बनाए थे अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। और ये बात करते हैं इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये पावर देते हैं गवर्नमेंट को कि वो ब्लॉक कर सके ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस इन केस ऑफ ए पब्लिक इमरजेंसी, जहाँ पब्लिक सेफ्टी के लिए इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई भी ऑर्डर जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अंडर आता है उसको वो सिर्फ टेम्परेरी ड्यूरेशन का होता है, ना कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए। जो बाकी वाली जजमेंट्स आई हैं ऑन इंटरनेट एज अ राइट, वो उसमें से एक जो मेन जजमेंट है वो केरला हाई कोर्ट ने दी है फाहिमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। इसमें जो केरला हाई कोर्ट है वो इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट मानता है और साथ में
बोलता है कि ये जो राइट है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21, जो कि राइट टू प्राइवेसी है हमारा। तो अनदर टॉपिक इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जिसमें एक प्ली आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति की, जो कि चैलेंज कर रहा था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कि उसने उसकी लैंड ग्रैब कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फोर्सिबली डिस्पोजेस नहीं कर सकते एक पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से, बेदखल नहीं कर सकते हम विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक ह्यूमन राइट के अगेंस्ट होगा, इट इज वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट। आर्टिकल 300A जो कि प्रोवाइड करता है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट को फॉलो करना है ड्यू प्रोसेस एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज और हर प्राइवेट प्रॉपर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये फंडामेंटल राइट पहले था, अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, उसके अकॉर्डिंग ये लीगल राइट बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि स्टेट को परमिट नहीं किया जा सकता कि वो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन का यूज करके किसी अपने सिटीजन की प्रॉपर्टी को हथिया ले। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपोज किया था इस पिटीशन को, ये कह के कि उसने परफेक्ट कर लिया अपना टाइटल बाय 42 इयर्स ऑफ एडवर्स पोजेशन, की स्टेट 42 ईयर्स से उस जगह पे काबिज है, और जो जिसकी वो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसने उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया ही नहीं। तो अंडर जो डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन है उसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है, जो कि ओरिजिनल ओनर नहीं है, वो ओनर बन जाता है, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है फॉर ए मिनिमम ऑफ 12 ईयर, और जिसके दौरान रियल ओनर जो है वो नहीं सीक करता है अगर लीगल रिकोर्स अगेंस्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। तो ये इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट काफी इंडिया में वो चल रहा था, अपोजिशन चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रही थी। तो इसमें कुछ अरेस्ट भी हुई है, जैसे बेंगलुरु में अरेस्ट हुई थी, कश्मीर में अरेस्ट हुई थी, और दिल्ली में भी शर्जिल इमाम को अरेस्ट किया गया। ये इसी कारण हुआ क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, और उन्होंने रेज किए थे प्रो पाकिस्तान स्लोगन। जिसके बाद क्या हुआ कि डिबेट सी छिड़ गई थी एक इंडिया के सेडिशन लॉ के लिए। तो सेडिशन लॉ जो है इंडिया में, ये फॉल करता है अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, और इसे डिफाइन किया जाता है कोई भी एक्शन जो लाता है या लाने की कोशिश करता है हेट्रेड अमंग द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड लाने की जो कोशिश करे। तो सेक्शन 124A जो है ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इसको बनाया था, ड्राफ्ट किया था, और ये आईपीसी में बाद में इंट्रोड्यूस किया गया इन 1870। आईपीसी जो है ये आया था 1861 में, और 9 साल के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये सेडिशन जो है ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर बेल नहीं मिलती है बंदे को। तो जो भी पर्सन चार्ज होता है अंडर दिस लॉ, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको अपने बिना पासपोर्ट के रहना पड़ता है, और जब भी कोर्ट उसे बुलाए उसको हाजिर होना पड़ता है कोर्ट में। फेमस जो सेडिशन ट्रायल्स थे प्री इंडिपेंडेंस इरा में, वो थे जोगेंद्र चंद्र बोस का, और 3 सेडिशन केस थे बाल गंगाधर तिलक के ऊपर जो लगे थे, एंड महात्मा गांधी जो कि नॉन वायलेंस के प्रचारक थे, उनके अगेंस्ट भी मतलब लगा था एक सेडिशन का केस, जब उन्होंने पब्लिश किया था एक आर्टिकल इन यंग इंडिया। तो जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर ए सेडिशियस एक्ट, वो बड़ी सारी वेडिक्ट्स जैसे आई थी, रमेश थापर केस, केदारनाथ सिंह केस एंड कन्हैया कुमार केस, उन्होंने रीडिफाइन किया था एक सेडिशियस एक्ट को कि उसमें कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए। अगर कोई प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगा देता है
लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू कोड मतलब उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा कहीं ना कहीं। तो अटेम्प्ट टू वायलेंटली ओवरथ्रो ए लॉफुल गवर्नमेंट, अगर कोई अटेम्प्ट करता है एक जो लॉफुल गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने के लिए, उस केस में भी सेडिशन माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। एंड देन थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो अगर कोई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को थ्रेटन करता है या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन करता है तो उसको भी सेडिशन में माना जाएगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।